हर साल दिवाली आते ही साथ भारत में एक बहुत बड़ा युद्ध चालू हो जाता है। पटाखे चलाने चाहिए या नहीं। पिछले 5-6 साल से आपने देखा होगा दिवाली पे पटाखों को लेके एक लड़ाई, करवा चौथ रिग्रेसिव है या नहीं, ये विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है, फेमिनिज्म के अगेंस्ट है, इसको लेके एक लड़ाई। राखी बहनों को एक्सप्लॉइट करता है, उनको रिग्रेसिव रास्ते पे ले जाता है, इसको लेके एक लड़ाई। होली पे कलर्स यूज करने चाहिए या नहीं, इसको लेके एक लड़ाई। आपने देखा होगा हर त्योहार पे एक आइडियोलॉजिकल वॉर, एक नैरेटिव का वॉर पूरे भारत में छा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? इस वर्ष भी यही हुआ दिवाली पे। इस बार तो सरकारें और कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने पटाखे चलाने के अगेंस्ट ऑर्डर्स भी इशू किए। कई गवर्नमेंट्स ने उनको वापस लिया, कई एम्बैरेस हुए, पर एक तरह का आइडियोलॉजिकल वॉर बना रहा। मैंने देखा है अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। पूरी एक जो हिंदू सोसाइटी है, एक जो इंडियन सोसाइटी है, वो आपस में ही इसको लेके लड़ते रहते हैं बिना ये रियलाइज किए हुए कि ये एक कल्चर वॉर है जिसके विक्टिम्स दोनों तरफ के लोग हैं। हर वो व्यक्ति जो भारत में रहता है आज एक बहुत बड़े कल्चर वॉर का विक्टिम है, और मैं आपको बताऊंगा ये कल्चर वॉर आखिर है क्या। आखिर कल्चर क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी एक सी मान्यताएं हों, लगभग एक सी उनकी सोशल हैबिट्स हों, जिनकी लगभग एक से रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस हों, जो आइडियोलॉजिकली, रिलीजियसली एक दूसरे से कनेक्ट करते हों। इसी से कल्चर बनता है। फिर उस सोसाइटी की आगे आने वाली जनरेशंस जो हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, किस बात के लिए वो सब एक साथ जुड़ के अपनी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। इन सब चीज़ों को जोड़ के ही कल्चर बनता है। और इस कल्चर के निर्माण में जिन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, वो पहली है फैमिली, फैमिली वैल्यूज़। दूसरा है सोसाइटी, सोशल वैल्यूज़। तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है वो है एजुकेशन। इसके बाद मीडिया, आर्ट, लिटरेचर, कहानियाँ और नए ज़माने में सिनेमा। ये सब चीज़ें जो हैं, आप किस तरह से कल्चर को आगे ले जाएंगे, उनका निर्माण करती है। ऐसा नहीं है कोई कल्चर वॉर नई चीज़ है। पहले एक पेगन कल्चर था, मतलब गांव का अपना एक कल्चर था। वेस्ट में उसके अगेंस्ट कैथोलिक चर्च ने वॉर किया। फिर क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट इस्लाम का वॉर चालू हुआ। और अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो जो एक हिंदू कल्चर था, उस पर मुग़ल कल्चर हावी हुआ। उसके बाद एक क्रिश्चियन ब्रिटिश कल्चर हावी हुआ। और जब हमें आज़ादी मिली तब भी हम आज़ाद नहीं हुए। हमारे ऊपर एक कॉलोनियल माइंडसेट लगातार एक कल्चर वॉर करता रहा। भारत का अगर एग्जाम्पल लें तो सन 70 के दशक के आसपास आप देखिए सडनली सोशलिज्म जो है, सोशल वैल्यूज, सोशलिज्म की जो वैल्यूज़ थी, कम्युनिस्ट वैल्यूज़ थी, उन्होंने पूरे भारत को घेर लिया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि रशिया कोल्ड वॉर में भारत के ऊपर एक कल्चर वॉर कर रहा था। और जब कोल्ड वॉर में जब कोल्ड वॉर के बाद रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद भी एक कल्चर वॉर रुका नहीं। आज भारत एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहां पे हमारे यहाँ एक मिक्स्ड सा कल्चर है। एक तरफ पुरानी एंशिएंट वैल्यूज़ हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक गंगा जमुना तहजीब के अंतर्गत मुस्लिम कल्चर भी है, तीसरी तरफ हमारे यहाँ कॉलोनियल कल्चर भी है, बुद्धिस्ट वैल्यूज़ भी हैं, सिखिस्ट वैल्यूज़ भी हैं, जैन वैल्यूज़ भी हैं। पर इसके बावजूद अगर आप देखें, ये जो एक खिचड़ी, एक मिला जुला, इसको आप जो भी बोलें, इंक्लूसिव कल्चर बोलें, इसके बावजूद जो भारत की वैदिक, पौराणिक, एंशिएंट वैल्यूज़ हैं, वो कभी नहीं टूटी।
मैं आपको अभी बताता हूँ वैल्यूज़ क्या है, पर उसके पहले एक बड़ी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि विश्व का अगर इतिहास देखें तो जहाँ जहाँ क्रिश्चियन इन्वेजन हुआ वो सारी सोसाइटीज़ क्रिश्चियन कल्चर में कन्वर्ट हो गई। जहाँ जहाँ इस्लामिक इन्वेजन हुआ वो सारी कंट्रीज इस्लामिक हो गई और पूरी तरह से इस्लामिक कल्चर को उन्हें अडॉप्ट कर लिया। भारत ही एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पे 1000 साल रूल करने के बाद इन्वेजन के थ्रू, आक्रमण के थ्रू एक 800 साल लगभग मुगल इस्लामिक कल्चर रहा, 200 साल क्रिश्चियन ब्रिटिश कल्चर रहा, पर जब हम आज़ाद हुए तो हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ थीं वो नहीं टूटी, और बेसिक वैल्यू थी हमारी सादा जीवन उच्च विचार। और ये सादा जीवन उच्च विचार जो था, इसी के कारण हमारी फैमिलीज, हमारी सोसाइटीज़ हमेशा इंटैक्ट रहीं, और बाहर का जो प्रभाव था वो हम पे पड़ नहीं पाया। लेकिन आप देखिए पिछले 10 साल में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। मैंने एडवर्टाइजिंग में बहुत वक्त गुजारा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि कल्चर वॉर किस तरह से किया जाता है। भारत में अक्सर बाल धोने की जो प्रथा थी उसके लिए घरेलू नुस्खे थे, आयुर्वेदिक नुस्खे थे, शीकाकाई, अंडा, नींबू, इस तरह की कई चीज़ें यूज़ की जाती थी। मैं जब एडवर्टाइजिंग में था, यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये कंपनी अपने शैम्पूज़ लेके आई। ये चाहती थी लोग शैम्पू यूज़ करें, पर प्रॉब्लम ये था कि शैम्पू यूज़ करने के लिए एडवर्टाइजिंग जो करते थे उसका कोई प्रभाव नहीं होता था, क्योंकि भारत एक बहुत क्लोज नेट फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी थी और यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ चलता था। तो एडवर्टाइजिंग आप देखिए लगभग 80s और एक्चुअली प्री लिबरलाइजेशन के ईरा में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। लोग एक दूसरे से पूछ के ही माल खरीदते थे। इसीलिए अगर आपको ललिता जी याद हो सर्फ की, लोग जो थे लोकल ब्रांड्स यूज़ करते थे डिटर्जेंट के और सर्फ नहीं खरीदते थे। इसलिए वो लोग एक लोकल ललिता जी नाम की भारतीय महिला को लेके आए जो कहती थी सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। और इस तरह से लोगों की हैबिट्स, कंजम्पशन की जो हैबिट्स थी उनको चेंज करने की प्रक्रिया चालू हुई। और 1990 के बाद जब लिबरलाइजेशन आया और ख़ास तौर पे सन 2000 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन के प्रकोप में सारी दुनिया फंस गई, तब से भारत में ये कल्चर वॉर बहुत अग्रेसिवली चालू हुआ। और तभी से लोगों को ये बोला जाने लगा कि आपके ये त्यौहार गलत हैं, ये रिग्रेशन है। नारी शक्ति को मानने वाला राष्ट्र सडनली वेस्टर्न स्टाइल फेमिनिज्म को मानने लगा। मैं जब पढ़ता था तो हमारे यहाँ एक चैप्टर होता था गृहिणी के ऊपर, आर्टिकल्स छपते थे गृहिणी की का क्या महत्व है एक सोसाइटी में, एक माँ का क्या महत्व है एक घर को बनाने में, फैमिली को बनाने में, और जिसके कारण पूरी सोसाइटी सशक्त होती है। आपने देखा होगा कि 2000 के बाद उसी गृहिणी को, हाउसवाइफ को लोग रिग्रेसिव बोलने लगे, उसका अपमान करने लगे और एक लिबरेटेड वेस्टर्न स्टाइल वर्किंग वुमेन को एडवर्टाइज करने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो सारी कंपनीज थी इनको लेबर चाहिए था और ये चाहते नहीं थे कि लगभग 50% जो पॉपुलेशन है उसकी भी 50% पॉपुलेशन घर में फैमिलीज का निर्माण करे। वो चाहते थे कि उनके प्रोडक्ट्स का निर्माण करे। यहां से शुरू हुआ भारत के ऊपर कल्चर वॉर और उसके लिए इस्तेमाल किया गया एजुकेशन को। आपको क्या लगता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको सेंट्रल स्कूल्स चलाते हैं? नहीं, इसको चलाते हैं प्राइवेट स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स। आज आज़ादी के बाद जो कॉलोनियल माइंडसेट था उसने एक ऐसा एस्पिरेशन क्रिएट किया कि जो अंग्रेजी बोलता है वही सक्सेसफुल है। और इसलिए जितने मिडिल क्लास माँ बाप थे उनकी कोशिश यही रही कि बच्चों को किसी भी तरह से कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाए। कॉन्वेंट स्कूल जो थे उसको मिशनरीज ने, ये एमएनसीज ने और इंटरनेशनल लॉबी ने इस्तेमाल किया भारत पे कल्चर वॉर करने का। और यही कारण हुआ कि जो बच्चे इन स्कूल से निकलने लगे, प्राइवेट एजुकेशन से और ख़ास तौर पे कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल से, उन सब का एस्पिरेशन ये था किसी तरह भारत छोड़ के विदेश जाएं या भारत में रहें तो भारत के कल्चर को मानते नहीं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकलते हैं वो पहली बात जो सीखते हैं वो है एथीज़म। तो ये क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है। कल्चर वॉर का जो सबसे पहला टूल है वो होता है टू क्रिएट डाउट। अगर आपने ये सवाल उठाया कि करवा चौथ जो है वो एक रिग्रेसिव त्यौहार है, अगर आपने ये सवाल उठाया कि जो गृहिणियाँ हैं वो रिग्रेशन और वो एक्सप्लॉइट की जाती हैं,
अगर आपने सवाल उठाया कि पटाखे चलाना जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है, तो इसके ऊपर जब आप डाउट क्रिएट करते हैं तो सोसाइटी डिवाइड होने लगती है। जब सोसाइटी डिवाइड होने लगती है, वो सबसे ईजी वक्त होता है कि उसमें आप नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करें, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लिटरेचर को, आर्ट को, मीडिया को और सिनेमा को। आज पूरी दुनिया जो है वो अमेरिकन कल्चर के इन्फ्लुएंस में है। आप ये देखिए, आप दिन रात जितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वह तो या तो चाइनीज़ हैं या कोरियन हैं या जैपनीज़ हैं, लेकिन आप कल्चर कौन सा फॉलो करते हैं? आप चाइनीज़ कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप अमेरिकन कल्चर के बारे में सब जानते हैं। आप वो मैकडॉनल्ड्स भी जानते हैं, कोका कोला भी जानते हैं, हैलोवीन भी आप मनाने लगे हैं, आप क्रिसमस भी मनाने लगे हैं, आप थैंक्स गिविंग भी मनाने लगे हैं। लेकिन आप थैंक्स गिविंग और हैलोवीन को क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप दिवाली और होली को क्वेश्चन करते हैं। आप खाने को देखिए, किस तरह से खाने की जो आपकी हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। आज एवोकाडो को बड़ा हेल्दी माना जाता है, लेकिन कटहल की कोई बात नहीं करता है। क्या क्या आपको कभी किसी ने ये बताया है कि जो कोकोनट है, लोकल नारियल है, वो एवोकाडो से ज़्यादा आपके लिए हेल्दी है? नारियल के पीछे कोई कल्चर वॉर की लॉबी नहीं है, उसके पीछे पैसा नहीं लगा है, लेकिन एवोकाडो के पीछे है क्योंकि वो कैलिफोर्निया में पैदा होता है और उसको भारत में बेचने में कैलिफोर्निया यानी अमेरिका को फ़ायदा होता है। आप किनुआ को आप आज देखेंगे बहुत पब्लिसाइज किया जाता है, पर कभी कोई आपको रामदाना और दलिया को पब्लिसाइज करता हुआ मिलता है? कभी नहीं मिलता। या अमरनाथ सीड्स। आप अपने चारों तरफ देखिए, अपने कपड़े, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी सोच, अपनी मान्यताएं। आपको गाड़ी में बैठे हुए यंग लड़के लड़कियां जो कि अब भी 12th पास किया है किसी पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल से, वो ब्लैक लाइव्स मैटर को लेके सोशल मीडिया में लगातार लिखते रहते हैं। पर उनको दलितों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, गरीबों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, गरीब ब्राह्मणों को, गरीब कायस्थों को, गरीब बनिया लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो पूरी दुनिया में, खास तौर पे अमेरिका में कौन कौन सी जगह जाना चाहिए, डिज्नी वर्ल्ड से लेकर एरिजोना, एडिरोंडेक माउंटेन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ना तो उन्हें हिमालय के बारे में कुछ पता है, ना हम्पी के बारे में कुछ पता है, ना खजुराहो के बारे में कुछ पता है। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ना तो हमारी सरकारों ने, ना हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, ना हमारे मीडिया ने, ना कभी हमारे सिनेमा ने इसका विरोध किया। आज भारत का पूरा सिनेमा, जिस तरह से हॉलीवुड ने अमेरिकन कल्चर को पूरे विश्व में फैलाया एक सॉफ्ट पावर बनके, भारत के सिनेमा ने कभी ऐसा नहीं किया। और आज की तारीख में अगर देखें तो पूरी की पूरी ये सो कॉल्ड बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, इसको कौन ओन करता है? इसको सारे अमेरिकन फिल्म स्टूडियोज ओन करते हैं। भारतीय भी जो बड़े बड़े जो कहने वाले स्टूडियोज हैं, वो सब भी उन्हीं के लिए काम करते हैं। लास्ट में आपको एक बात बताना चाहता हूं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए समझने को। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों जब अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे थे, ट्विटर, खास तौर पे ट्विटर, उनने दो चीज़ें चालू की। कोई भी ट्वीट जो अमेरिकन ट्वीट्स थे, उनके नीचे वेदर दिस क्लेम इज डिस्प्यूटेड, वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट लिखते थे और उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करते थे। दूसरा, आपको रीट्वीट की जो फैसिलिटी थी वो ओपनली अवेलेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे थे। उसी वक्त भारत में, बिहार में भी इलेक्शंस हो रहे थे, पर उसमें आप जो चाहे झूठ फैला सकते थे, आप अफवाह फैला सकते थे, हेट, वायलेंस जो चाहे कर सकते थे। ट्विटर को उससे मतलब ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ट्विटर जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है और ट्विटर को यूज़ किया जाता है अमेरिका के अगेंस्ट कोई कल्चर वॉर ना करे, प्रोटेक्ट करने के लिए, और सारी दुनिया में अमेरिका कल्चर वॉर करे उसके लिए। ये जितने ट्रेंड्स चलाए जाते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, ये सारे के सारे कल्चर वॉर का पार्ट है। ये जो नए फैशंस, नई लाइफस्टाइल्स, नई वैल्यूज़, नई सोशल जस्टिस, वॉरियरशिप जो चलाई जाती है, ये सारे उसी कल्चर वॉर के पार्ट हैं। अब ये जो कल्चर वॉर है, इसमें दो तीन और चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक है इन्फो वॉर, एक है साइबर वॉर। इन दोनों के बारे में मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा, लेकिन लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आज जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है वो है किसी तरह से ये मटीरियलिस्टिक कल्चर वॉर से बचने की। सादा जीवन, उच्च विचार को आज उच्च जीवन
तुच्छ विचार पे लाके खड़ा कर दिया गया है। दिवाली के पटाखे जिस दिन अमेरिकन मार्केटिंग कंपनीज या अमेजॉन उनके साथ डील करने लगेगा, उसी दिन देखिए इन्हीं पटाखों को ग्लोरीफाई किया जाएगा। राखी का त्यौहार जो कि एक बड़ा फैमिली ओरिएंटेड रिलेशनशिप को बिल्ड करने वाला त्यौहार है, आज वो त्यौहार एक मटीरियलिस्टिक त्यौहार बन गया है, क्योंकि राखियों के मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में अब ये कंपनीज इन्वॉल्व हो गई। ये जो कल्चर वॉर है, ये सिर्फ दिवाली या होली के अगेंस्ट नहीं है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी लाइफस्टाइल, आपके बच्चों का भविष्य, हर चीज़ पे अटैक किया जा रहा है। पूरे राष्ट्र के कलेक्टिव एस्पिरेशन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। भारतीय सोसाइटी सिंप्लिसिटी, सैक्रिफाइस और संचय मतलब सेविंग, इन 3 सिद्धांतों पे इवॉल्व हुई है। लेकिन ये कंज्यूमरिज्म और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसको तोड़ने की जो कोशिश है, यही भारत के अगेंस्ट एक कल्चर वॉर है। आप देखिए पूरे टाइम, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे फिल्में हो, हर चीज़ आपको स्पेंडिंग की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। 2008 में जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन हुआ था और बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज टूट के गिर गई थी, भारत कैसे सरवाइव किया? क्योंकि हमारा सेविंग रेशो बहुत हाई था। लेकिन आज वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिंप्लिसिटी, सैक्रिफाइस और संचय, इस 3 सिद्धांतों ने भारत को मुगलों के अटैक, ब्रिटेन के अटैक, कॉलोनियल माइंडसेट के अटैक, रशिया के अटैक, इन सब चीज़ों से बचा के रखा था। लेकिन आज ये सब जर्जर होता जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके रिश्ते, आपका रहन सहन, आपका परिवार, आपकी आकांक्षाएं, आपके बच्चों की आकांक्षाएं और भारत का पूरा भविष्य आज खतरे में है। क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो रहेगी, हमको आज़ादी की फीलिंग तो रहेगी, लेकिन हमारा कल्चर हमारे हाथ से धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। इसीलिए आवश्यकता है जो इस कल्चर को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने की, उनको सशक्त करने की। क्योंकि अगर कल्चर ही नहीं रहेगा तो आप एक इतने बड़े समुद्र के पार्ट बन जाएंगे जहां आपको अपने अस्तित्व के बारे में नहीं पता चलेगा। ये जो हमारे बच्चे हैं, इन लोगों को अगर भारत को लेकर कन्फ्यूजन है, अगर ये देश छोड़ के जाना चाहते हैं या देश में ही रह के 24 घंटे देश की बुराई में शारिक होना चाहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि इनको अपनी जड़ों के बारे में पता नहीं। और ऐसे में हर भारतीय का कर्तव्य हो जाता है कि वो इस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन जड़ों को मजबूत करने के लिए जो बन सके वो करे। ये लड़ाई बहुत आवश्यक है। ये आपको, हमको, सबको लड़ना है। अमेरिका ने तो अपने मीडिया को, अपनी मूवीज़ को, एजुकेशन को यूज़ करके सारे विश्व को अपने जैसा ही बनाने की कोशिश की है। पर क्या भारत कभी ऐसा कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाएगा तो क्या वो विश्वगुरु बनने का सपना देख सकता है? तो अगर विश्वगुरु बनना है तो आइए हम सब एक मुहिम में जुड़ जाएं, जहाँ अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए हर भारतीय जी जान से लड़ाई लड़े। और इसके लिए आवश्यक है समझना इन्फो वॉर और साइबर वॉर को, जो मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक कठिन काम है, अपने सब काम छोड़ के, इसके लिए बहुत वक्त लगता है, रिसर्च में, लोगों को जोड़ने में, एक नेटवर्क क्रिएट करने में। आज जो कल्चर वॉर में भारत की सबसे बड़ी जो हार है वो इसलिए क्योंकि हमारा कोई स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नहीं है। हमें ज़रूरत है छोटे छोटे इकोसिस्टम्स और उनका एक नेटवर्क बनाने की, उसका एक फेडरेशन बनाने की, जिस तरह से मिशनरीज़ करते हैं। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप चाहें तो हमारे वीडियोस फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप हमारे को प्रोत्साहित कर सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। आप आई एम बुद्धा की साइट पर जाके पैसे भी डोनेट कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, प्रसन्न रहें।